नमस्कार दोस्तों। देखो, पिछले कई दिनों से कई विद्यार्थी बार बार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि EMRS यानी एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने आवेदन किया है तो क्या पढ़ें और किस तरह से अपनी तैयारी करें। दोस्तों, जिन लोगों ने पहले DSSB या KV आदि के एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो काफ़ी हद तक उनको ऑलरेडी पता है कि किस प्रकार से उनको तैयारी करनी है और कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या उनको पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को खास तौर पर वो बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिनको यदि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो भी आप आसानी से अपने PGT एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, जिन्होंने PGT के लिए अपना आवेदन किया है। सबसे पहले तो दोस्तों, हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम, हमारा सिलेबस हमारे सामने हो। और डेफिनेटली जिन लोगों ने आवेदन किया है या कर रहे हैं वो लोग अपना पाठ्यक्रम जो है वो निकाल चुके होंगे और पाठ्यक्रम को ठीक से उन्होंने देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा वो पाठ्यक्रम सबसे पहले निकलवाएं, उसको देखें, उसको समझें और फिर उसके बाद में अपनी तैयारी शुरू करें। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है, यहाँ पर आप लोगों को जो है दो पार्टों के अंदर पेपर जो है देखने को मिलेगा, जिसमें एक पार्ट के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस से संबंधित होगा और दूसरा आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा। यहाँ पर आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ें, आप किस तरह से पढ़ें कि आप सफलता को प्राप्त कर ही पाएँ और आपकी एक बेहतर तैयारी हो। मैंने कुछ चीज़ें खास तौर पर नोट आप लोगों के लिए किए, मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं इसमें सामान्य ज्ञान को लेकर के। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का जो आपका पार्ट इसमें रहेगा उसमें आप लोगों को जो प्रश्न पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, तो क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत कम है और साथ ही साथ में काफ़ी लंबा चौड़ा सामान्य ज्ञान होता है, तो बहुत मुश्किल है कि हम अब इस समय उन किताबों को पढ़ कर के जो कि थ्योरी के रूप में दी हुई है और किसी निष्कर्ष तक पहुँचें। तो इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है दोस्तों आप लोगों के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है, लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के पास में ऑलरेडी हो, जिसके अंदर इंडिया लेवल के सामान्य ज्ञान को कवर किया जाता है, वो बुक आप ले लीजिए और आपके पास है तो अच्छी बात है, उसमें से आप पढ़िए। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को लें, इसके अलावा भी इसके लेवल की कोई भी बुक यदि आपकी नज़र में है और आपको पता है कि जहाँ से SSC रेलवे से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम है उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं या फिर DSSB से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, इस तरह की कोई भी पुरानी बुक भी आपके पास में है तो आप उससे अपनी ये तैयारी कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। दूसरा, शैक्षिक वातावरण से संबंधी जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उनके अंदर शिक्षा मंत्रालय से संबंधी जो खास योजनाएं होती है उनकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी क्या नवाचार चल रहा है, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, इन सब के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। यूँ मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए NEP है, इसके बारे के अंदर आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो है RTE के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। NCF है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और भी इसके अलावा जो भी स्कीम्स है हमारे शिक्षा को लेकर के, शिक्षा विकास को लेकर के, देश भर के अंदर जो समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है उसको लेकर के, और भी बहुत सारी जो भी है वो सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों मैं कि इन सब के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है, चाहे RTE की बात है, या अन्य प्रकार की जो भी आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए इस तरह के बिंदु हैं जिनका संबंध एजुकेशन से है, उन बिंदुओं को लेकर के बहुत जल्द मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस के माध्यम से बताने वाला हूं। तो हो सकता है कि आपको कहीं भी इसका मटेरियल इधर उधर मिलता भी नहीं और नहीं भी देख पाएँ, तो आप वीडियो जरूर देख लेना। निश्चित रूप से आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। 2-3-4 दिन बाद मैं प्रयास करूंगा इसी महीने में, अगस्त महीने में ही आप लोगों को वो मैं उपलब्ध करवा दूं, जिससे कि आप उसकी मदद से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो ये थोड़ा आपका टेंशन यहाँ कम हुआ होगा। इसके बाद में दोस्तों रीजनिंग को लेकर के बात करें तो रीजनिंग में क्या, मैथ बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे। यानी रीजनिंग के अंदर गणित को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा प्रश्न आपके होने की संभावना यहाँ पर लगती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को सामान्य रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिसके लिए बहुत सारी बुक्स होती है। आप कोई भी रीजनिंग के सामान्य टॉपिक्स किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। जनरली आप बहुत सारी तैयारियां करते हैं तो कोई भी रीजनिंग की पुस्तक आपके पास होगी, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि NCERT की जो 10th लेवल तक की मैथ्स है उनको लेकर के थोड़ा विशेष रूप से आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे ना उसमें मैथ्स से जुड़ी हुई एबिलिटी आपको ज़्यादा पूछी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में
आप लोगों को ध्यान रखना है कि 10th लेवल की एबिलिटी, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग जो है इस पर थोड़ा ध्यान दें। सामान्य रीजनिंग के अलावा 10th लेवल तक की मैथ्स को लेकर के आप पूरी तैयारी करें। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट इसमें है आईसीटी को लेकर के। आईसीटी के लिए दोस्तों वैसे तो आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान हर किसी को होता है और आपको भी काफ़ी हद तक होगा। इसमें बहुत आसान से प्रश्न आपको कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े हुए पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि आपको चाहिए कि एक परिष्कृत विषय वस्तु आपके पास में हो और बहुत आसानी से आप उसको तैयार करते हुए अपनी सफलता तक पहुंच पाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक्स पर गौर करना, और वो भी क्लास 7th की जो बुक है, कक्षा 7 की, वो इसमें आपकी पूरी मदद करने वाली है। आईसीटी में जो भी आपकी टॉपिक्स हैं लगभग मान के चलिए 90% प्लस जो है आपको मैटर इस पुस्तक में से ही मिल जाएगा। इसके अलावा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का सामान्य परिचय जनरली आपको होता ही है, नहीं भी है तो आप कंप्यूटर का सामान्य परिचय जरूर लें। क्या क्या इसके अंदर होते हैं, क्या क्या पार्ट्स इसमें होते हैं, मोटे तौर पर क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। आधुनिक समय में जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्या जो है वर्तमान समय में प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में आइडिया हो, कंप्यूटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी हो, है ना। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ हो, इनपुट आउटपुट से संबंधित कुछ जानकारियाँ हो, तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसके लिए आपको देखिए काफ़ी अच्छी मेहनत की ज़रूरत होने के साथ ही बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर पर यूजीसी नेट से संबंधित जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित मैटर होता है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम यदि आपने दिया है या आप देते हैं, आपके मित्र ने किसी ने दिया है, तो निश्चित रूप से यूजीसी नेट की बुक में आपने कुछ टॉपिक्स देखे होंगे, कुछ यूनिट देखे होंगे जो स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होते हैं। अगर वो बुक आपके पास उपलब्ध है और उसमें आप तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे आप नहीं करते हैं, वो आपके पास नहीं है, तो उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह फिर आप सीटेट से संबंधित तैयारी तो डेफिनेटली आपने की होगी दोस्तों। तो सीटेट से संबंधित जो पैडागोजिकल पार्ट है उसको लेकर के आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लगभग उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो भी आप आसानी से इसमें जो आएंगे प्रश्न उनको आप कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों शिक्षण व्यवहार या शिक्षण पद्धति से संबंधित कोई भी मैटर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे इस चैनल के ऊपर भी दोस्तों शिक्षण को लेकर के बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं ऑलरेडी, उनको भी आप देख सकते हैं, उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए मैं और भी आप लोगों को जो है 10-15 दिन के अंदर कुछ और वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा जिनका संबंध सीधा सीधा सीटेट से और आपकी इस परीक्षा से होगा। चाहे आप केवीएस की दे रहे हैं, डीएसएसबी की दे रहे हैं, या फिर आप एएमआरएस की दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो इस तरह के प्रश्न आने पेडागोजी से जुड़े हुए, जिसमें साइकोलॉजी का एक बड़ा महत्व होता है और साथ ही साथ में उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को एक विशेष रूप से दिया जाता है, तो उसको लेकर के कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को लेकर के कुछ अभ्यास या कुछ खास बिंदुओं को लेकर के कुछ मैटर मैं आपको जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। इसके लिए थोड़ा आपको 10 से 15 दिन का वेट करना, आपको ये मिलेगा निश्चित रूप से, और उसका काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। इसको लेकर के आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। इसके बाद में दोस्तों देखिए आप लोगों के इसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आने हैं। 4-4 प्रश्न, आपको पता है 4-4 अंक इसमें आपको लाने हैं। प्रश्न यहाँ पर 10-10 होंगे, उसमें से 4-4 अंक आपको लाने हैं। तो 4 अंक आपको इंग्लिश में, 4 अंक हिंदी में लाने हैं, और ये कंपलसरी है। 4 अंक लाने के बाद ही बाकी पेपर आपका चेक भी होगा, ये भी आपको पता है, मतलब इसमें पास होना जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की से संबंधित जो 10th लेवल तक की बुक्स है उनके अंदर हिंदी और इंग्लिश की जो जानकारी है, यानी 10th लेवल तक एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हिंदी और इंग्लिश का जो लेवल है, जो टॉपिक उसमें जो बिंदु है, उनको आप अच्छे से देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप 4-4 अंक यहाँ पर ला पाएंगे। बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इसको थोड़ा सा आप सोच समझ करके विचार करके टाइम देंगे तो निश्चित रूप से इसको आप कर पाएंगे। इसमें कोई भी सामान्य पुस्तक भी आप ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है 10th तक के सभी बिंदुओं को पढ़ें। इंग्लिश और हिंदी में जो सामान्य टर्मिनोलॉजी जो होती है या फिर इसके अलावा सामान्य प्रकार की जो जानकारी होती है उसको लेकर के आप जो है पढ़ सकते हैं। यानी व्याकरण को लेकर के आप सामान्य जानकारी इसमें ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ये कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हिंदी इंग्लिश को लेकर जो 4-4 अंकों का मैटर है, ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में मूल विषय की बात आती है, तो दोस्तों मूल विषय के लिए जो पाठ्यक्रम आप अपने पास में लेंगे, उस पाठ्यक्रम के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं आपके विषय के अनुसार, जो भी आपका सब्जेक्ट है,
उसके अनुसार आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी के बुक्स में मैच करना है और एनसीईआरटी के बुक्स में मैच करते हुए उन्हीं के आधार पर तैयारी करनी है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर एनसीईआरटी के बुक से बहुत अच्छे से आपने देख करके उनकी तैयारी की तो सुनिश्चित रूप से आप जो है उसमें सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक तो ये आपको ध्यान देना है कि केवल आपको जो सब्जेक्ट वाला है उसी के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपका जो दूसरा पार्ट है जिसमें जनरल अवेयरनेस से जुड़ी हुई बातें, वो भी आपको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पेपर बहुत अच्छे होने के बाद ही आप अपने आप को सफलता तक ले जा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक और खास बात कि मेरा क्या रहेगा सहयोगदान, यानी मैं आप लोगों के लिए इसमें क्या मदद कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, पैडागोजी को लेकर के मैंने अभी जस्ट बोला है कि कुछ वीडियो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है और कुछ वीडियो मैं और आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे कि आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें कुछ थ्योरी को लेकर के बात करूंगा मैं, इसके अलावा कुछ प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे ताकि आपको मदद मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, इसको लेकर के भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ। और पहले भी अगर आपने देखा हो तो मेरे इस चैनल पर एक वीडियो पहले भी पड़ा हुआ है नई शिक्षा नीति का, वो भी आप देख सकते हैं और इसमें जो खास बातें उनको लेकर के मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा आरटी 2009 को लेकर के, इसको लेकर के भी एक पहले से भी जानकारी उपलब्ध है, फिर मैं आपको एक नया वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अन्य और भी बिंदु जो मेरे से संबंधित हैं और जिनके माध्यम से आपको मदद मिल सकती है, उनको लेकर के भी मैं यहाँ पर आप लोगों से निश्चित रूप से बातचीत करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जैसे जैसे बातचीत अपने हुई है वैसे वैसे क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, बड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन लिए बिना अगर सामान्य तैयारी भी आप लोग करेंगे पूरा मन लगा करके, तो आप इसमें ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। वैसे भी अन्य प्रकार की तैयारियां आप लोग कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी हद तक वही चीज़ें होती है, थोड़ा सा नाम का चेंजेज होता है, थोड़ा परिवर्तन हल्का फुल्का हो सकता है, बाकी सारी भी चीज़ें वही होती है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आप राजस्थान में ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये मान के चलिए बहुत सारी चीज़ें सेम सी है जो यहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ काम आएगी। आप डीएसएसबी की कर रहे हैं या केवी कर रहे हैं तो भी लगभग पाठ्यक्रम वहाँ पर एक जैसा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कौन सी पुस्तकें पढ़ें और कैसे सफलता प्राप्त करें पीजीटी में, इसको लेकर के। इसके अलावा और कोई विशेष जानकारी होगी मैं ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा और जो मैंने आपसे बोला है उसके लिए आप ज़रूर इंतजार करें। कुछ वीडियोज़ के माध्यम से मैं भी आपकी मदद करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी जानकारी के साथ में। धन्यवाद।